दोस्तों नमस्कार। आज की डीएनएम चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज जो हेडलाइन आप देख रहे हैं, सीमांचल का रण तेजस्वी का खेल क्या खराब कर सकते हैं ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ओवैसी साहब ने पिछली बार 2020 के चुनाव में 5 विधानसभा सीटें जीती थी और 5 सीट जीतने के बाद ओवैसी का हौसला तो बढ़ा, लेकिन उनके हौसले के साथ साथ जो ओवैसी हैं और तेजस्वी हैं, उनकी सरकार नहीं बन पाई। तेजस्वी चाहते थे कि पिछली बार उनकी सरकार बन जाती अगर ओवैसी शायद उनके खेल में नहीं होते, क्योंकि 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी ने जीती, एमआईएम ने जीती। और इस बार सीमांचल का जो इलाका है उसमें दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, यानी कल वोटिंग होनी है। 24 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं और 24 विधानसभा सीट में से 5 सीट पिछली बार ओवैसी ने जीती थी 2020 में। हालांकि उनमें से एक जो उनके मेंबरान थे वही उनके साथ बचे, बाकी 4 जो एमएलए थे वो तेजस्वी के साथ मैं मतलब उनमें विलय कर गए थे तेजस्वी की पार्टी में। इस बार क्या होगा? क्या तेजस्वी को कोई नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि ओवैसी इस बार भी बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और इस बार वो कह रहे हैं, उनका जो नारा है कि इस बार जो चीफ मिनिस्टर होगा वो सीमांचल से होगा। मतलब सीमांचल के लोगों को मुख्यमंत्री का एक तरीके से वो ख्वाब दिखा रहे हैं कि अगर आप ओवैसी के साथ खड़े रहते हैं तो मुख्यमंत्री ओवैसी का होगा, सीमांचल का होगा। सीमांचल में तो 24 सीटें हैं, लेकिन ओवैसी इस बार 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं पूरे बिहार में। वो 25 सीटें वही हैं जहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं। हालांकि तेजस्वी से उन्होंने निगोशिएशन करने की कोशिश की थी चुनाव शुरू होने से पहले। उन्होंने 10 सीटें मांगी थी, लेकिन तेजस्वी ने किसी तरह का समझौता ओवैसी के साथ करने से साफ मना कर दिया था। तो आखिर इसमें आज की तारीख में क्या होने वाला है? 11 तारीख को क्या होगा? क्या ओवैसी फिर एक बार डेंट करेंगे तेजस्वी को, या तेजस्वी इस बार ओवैसी का जो साया है उनके ऊपर, उससे उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान हैं, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अवनीश विद्यार्थी जी, आपका भी स्वागत है। सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं पहला सवाल ओंकारेश्वर जी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद बिहार से हैं। बिहार में क्या जो मुस्लिम है उसका ओवैसी के साथ पोलराइजेशन होगा, या 2020 में तेजस्वी की जो सरकार बनने से रह गई थी, कहा जा रहा था कि अगर ओवैसी तेजस्वी के साथ होते या इतना वोट नहीं काटते तो तेजस्वी की सरकार बन गई होती। तो क्या मुस्लिम इस बात को समझा और तेजस्वी के साथ खड़ा है इस बार, या इस बार भी 2020 वाली वो गलती दोहरा रहा है? देखिए, जो 4 जिले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये चारों जिले सीमांचल में आते हैं और जैसा आपने जी। बताया 24 सीटें हैं। ये बड़ी स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंट सीटें हैं क्योंकि यहाँ 47% से लेके 68% तक मुस्लिम मतदाता है और वो जी। डिसाइडिंग फैक्टर हैं, एक तरह से कह लीजिए। पिछली हम्म। बार ओवैसी के हवा में या ओवैसी के प्रभाव में थोड़े से मतदाता आए थे और उन्हें 5 सीटें मिली थीं। इसीलिए वो इस बार भी कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि लोगों का ये मानना है कि उन्होंने खुद ही 4 अपने जो है जो जीते हुए उम्मीदवार थे उधर भेज दिए थे। अब आप कहिए कि ले लिए कि आपने भेज दिए, ये तो बड़ी हाँ। सेटिंग होती है ना? और कोई हाँ। भी जो एमएलए जीतता है, तो वो विपक्ष में बैठने के लिए नहीं जीतता है, वो सत्ता के साथ जाने के लिए जीतता है। तो हम्म। ये बात है। लेकिन इस बार जो मतदाताओं का रुख दिख रहा है बिहार में, वो मुझे हम्म। लगता है कि 2 तरफ हो जाएँगे। ओवैसी को कितना समर्थन मिलेगा मुझे नहीं लगता है, मुझे उस पे यकीन नहीं है। क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं में मेरी बात, चूँकि मैं पटना में संपादक रहा तो बहुत सारे जिलों में संवाददाता हैं और मुस्लिम्स भी हैं उसमें, तो उनसे उनका पल्स मालूम होता रहता है, किस जिले में क्या चल रहा है। तो जो ये दिखाई दे रहा है कि आरजेडी के फ़ेवर में वैसे भी मुसलमान रहे हैं,
एमवाई का जो कॉम्बिनेशन रहा है मुस्लिम यादवों का, वो हम्म, कॉम्बिनेशन काफी हद तक कई जिलों में, कई माने लगभग पूरे बिहार में वो काम कर रहा है और इस इलाके में और भी काम कर रहा है। इस इलाके में हम्म, एक समस्या क्या हो रही थी कि कहीं न कहीं यहाँ पप्पू यादव से जो मतभेद नजर आ रहे थे आरजेडी के, वो जी, पब्लिक में थे और ऐसा हम्म, लगता था कि पप्पू यादव बड़ा नुकसान कर देंगे और कितना अपना तो जीत जाएंगे, दूसरों और भी आरजेडी का। इस बार तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के साथ जो डिफरेंसेस हों, राजनीति में तो डिफरेंसेस रहते ही हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस को पब्लिकली खत्म करने की कोशिश की है। पप्पू यादव हम्म, को मंच पे बुलाया, आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, तो मतलब जनता को ये मैसेज देने की कोशिश हुई कि ये हम दोनों एक ही हैं, अलग-अलग नहीं हैं। इससे बहुत हम्म, बड़ा मैसेज गया है। दूसरा, जो बिहार में राहुल गांधी की जो जन अधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा जो हुई है, वोट चोरी के जो आरोप लगे हैं, वो ज्यादातर तो इसी बात पे, यही यही तो मुद्दा बीजेपी उठा रही है कि घुसपैठिया, और वो चाहते हैं कि उनको जो है उनको जिताएं और वोट करें। तो ये जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए बैकफायर किया है, क्योंकि पहले तो विदेशिया के मसले पे भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट नहीं कर पाई कि भाई 20 साल में से 18 साल आप जेडीयू के साथ सरकार में हैं, तो आपने कितने घुसपैठिए निकाल दिए, वो बता दीजिए। दूसरा, जो एसआईआर किया गया ये कह के कि इसको किया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि बड़े पैमाने पर बिहार के मतदाता सूची में बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, यहां तक कि रोहिंग्या है। अब नेपाली वाली बात तो खत्म हो गई, क्योंकि नेपाली जो हैं वो भारत की सेना में भी शामिल होते हैं, तो उनके आने ना आने का कोई मतलब नहीं है, उनका उनको आप घुसपैठिया कैसे मानेंगे। रोहिंग्या 1000 किलोमीटर मणिपुर से अगर आते हैं तो मणिपुर पे बॉर्डर पे आप तैनात हैं, बीएसएफ तैनात है, असम राइफल्स वहां तैनात है, और फिर मणिपुर में सरकार भाजपा की है और वहां से असम बीच में आता है, तब कैसे यहां तक पहुंचे हैं, तो उनके आने का प्रश्न नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि आए, तो एसआईआर किया इसीलिए गया कि ये घुसपैठियों को बाहर करना है और मतदाता सूची को शुद्ध करना है। उस मतदाता हम्म, सूची को शुद्ध करने में कितने घुसपैठिए निकाले, अब ये हर आदमी सवाल पूछ रहा है कि अब आप ये तो बता दीजिए कि आपने कर लिया पूरा, 65 लाख लोगों के नाम काट दिए, लेकिन 65 लाख लोगों में घुसपैठिए कहां है, वो नजर नहीं आ रहे, वो सरकार जवाब नहीं दे पा रही। फैक्ट ये है कि उन्होंने एक भी घुसपैठिया नहीं निकाला है, तो ये मुद्दा खत्म हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय वहां कुछ नहीं है कहने को। ओवैसी को इसीलिए उतारा गया है कि मुस्लिम उनके साथ जाएं, लेकिन ये एक बड़े पैमाने पर मैसेज गया है, और बिहार इस मामले में राजनीतिक रूप से बड़ा चेतनशील है, उसको समझ में आ जाती हैं बातें, तो सबको समझ में आ गया है कि ओवैसी चाहे जितना ऊंचा बोल लें, लेकिन वो काम भाजपा के लिए कर रहे हैं और भाजपा के लिए वोट बचाने का, इंडिया गठबंधन के वोट काटने का काम कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। तीसरी बात जो मैंने राहुल गांधी वाली चर्चा की कि उन्होंने जी, 15 से 20 दिनों तक यात्राएं की, जिले जिले में यात्राएं की, अभी भी लगातार वहां रैलियां कर रहे हैं, तो वहां के जो मतदाता जो देख रहे हैं कि आरजेडी का कैंडिडेट उतना सक्षम नहीं है, वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। कांग्रेस के लिए वहां माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अभी कांग्रेस 12 सीटों पर, वहां सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ही लड़ रही है इस बार। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए ये है कि उनके उनके फेवर में एक मतदाताओं का वो है। वो मानते हैं कि अगर कोई सेकुलर पार्टी है जिसने अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखा है सेकुलरिज्म पे, तो या तो वो कांग्रेस है या राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी तमाम, चाहे झंझावात हुए, कुछ भी हुआ, जेडीयू ने खूब समझौते किए, जेडीयू ने कभी एनडीए में, कभी इंडिया में, वो दोनों तरफ जाते रहे। लेकिन आप देखेंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकने से लेके आज तक, चाहे लालू यादव जेल गए हों, आए हों, पूरे परिवार पे तमाम तरह के केसेस हों, लेकिन आरजेडी ने समझौता नहीं किया। तो ये जो विश्वास का फैक्टर है, वो मुस्लिम मतदाताओं के दिल दिमाग में है, और वो दूसरा ये मान के चलते हैं कि या तो आरजेडी या फिर कांग्रेस। अब उसमें आरजेडी कैंडिडेट्स को कितना मिलता है, सीटें कितने उनके पास हैं, और जितने कितनी कांग्रेस के पास है, ये देखने वाली होगी। वो वैसी मुझे लगता है कि बहुत थोड़े से वोट काट पाएंगे, वोट काट सकते हैं, लेकिन विन ओवर कितना करेंगे इसमें मुझे संदेह है।
जी। इसमें संदेह है विनोवर में। मैं ओवैसी की एक छोटी सी मीटिंग आपको सुनाता हूं। 11 तारीख को यहाँ वोट डाले जाएंगे। ओवैसी पूरे एग्रेसिव होकर के लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं। फिर मैं अवनीश जी के पास आता हूं। तेजस्वी को और नीतीश कुमार को समझते हैं। सुनो, अगर तुम फिरौन है तो मूसा आएगा, अगर तुम नमरूद हो तो इब्राहिम आएगा, अगर तुम यजीद है तो हुसैन आएगा, अगर तुम बादशाह हो तो शेख मुजद्दिद अल-फिसानी आएगा। मतलब इतने एग्रेसिव हैं एक तरीके से मैं कहूंगा इनको, ओवैसी साहब को, कि तेजस्वी को तो घेरते ही घेरते हैं, नरेंद्र मोदी को उतना नहीं घेरते हैं। इस वजह से इन पर बी टीम होने का हमेशा से आरोप लगता रहा है। अवनीश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर ये जो बिहार में तेजस्वी के साथ ओवैसी क्यों नहीं गए? ओवैसी चाहते थे कि उनके साथ समझौता हो जाए, लेकिन तेजस्वी ने समझौता नहीं किया। तो आखिर क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ओवैसी के साथ तेजस्वी ने इस समझौता किया? और अगर ये समझौता नहीं किया तो इसका कितना नुकसान तेजस्वी या कांग्रेस दोनों को उठाना पड़ेगा? माइक म्यूट है आपका। है कारण वही है जिस कारण से इंडिया गठबंधन में ओवैसी नहीं शामिल है। कारण वही है जिसके नाते कांग्रेस पार्टी जो है ओवैसी से गठबंधन नहीं करती, उनको अपने साथ नहीं लेती है। और तेजस्वी यादव ने तो इतना खुल के कह दिया जितना शायद कांग्रेस भी नहीं कह पाती। उन्होंने उनको एक्सट्रीमिस्ट कह दिया, और जैसे ही आप ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको उन्होंने भुनाने की भी कोशिश की। वो खूब कहा कि देखिए मुझे आतंकवादी कह दिया, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। पर ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ठीक है कि मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम वोट की आवश्यकता है, एक बेस वोट है आरजेडी का भी, और कांग्रेस के लिए भी मजबूती देने वाला वोट बैंक है। लेकिन उस वोट बैंक के चक्कर में आप जो बाकी वोट है उसको दांव पर नहीं लगा सकते। और ये सबको पता है कि ओवैसी के साथ जाने का मतलब आप सनातन और हिंदुत्व की जो धारा है बीजेपी के साथ, उसको आप धार खुद देने लगते हैं। और द मोमेंट आप धार देने लगते हैं, फिर आपके साथ जो अलाइन कम्युनिटीज हैं, जो डेवलपमेंट के नाम पर आपके साथ अलाइंड है, जो आपकी अपनी कम्युनिटी के नाते, आपकी जाति के नाते, या आपका बेस वोट बैंक होने के नाते आपके साथ अलाइंड है, वो वोट बैंक आपसे छिटक करके अलग चला जाता है। तो उस वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए, और उनको पता है कि बीजेपी को हराने की पोजीशन में तो हम हैं, तो हम अगर हराने की पोजीशन में है तो मुस्लिम मतदाता कहां जाएगा? क्योंकि उसका पहला विकल्प यही होता है कि भाई हमको किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है, बीजेपी के उम्मीदवारों को रोकना है। और आप देखिए कि स्थिति हुई, एक समय जेडीयू की सरकार में 3-3, 4-4 मंत्री मुस्लिम हुआ करते थे, अब केवल एक सिंबॉलिक मिनिस्टर है, और उसमें से भी जो जमा साहब है, जमा खान, चैनपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब बहुत सिंबॉलिक पॉलिटिक्स हो गई है। नीतीश कुमार का प्रभाव जैसे जैसे कम हुआ है, वैसे वैसे अल्पसंख्यक मतदाताओं में भी उनकी जो से थी, उनकी जो पकड़ थी, वो अपेक्षाकृत कम होती गई। ठीक है कि उन इलाकों में सड़क बनी, उन इलाकों में बिजली के खंभे चले गए, उन इलाकों में कुछ काम हुआ, तो लोगों को ये लगा, और वो एक सिंपैथी नीतीश कुमार के साथ थी कि वो नरेंद्र मोदी को बिहार में नहीं आने देते थे। वो इस बात को इस्तेमाल करते थे तमाम सारे इलाकों में कि वो एक सेकुलर नेता है, सेकुलर नेता की अपनी और अपनी पार्टी की छवि पर वो किसी कीमत पर आंच नहीं आने देंगे। और वो एनडीए के साथ भी इसलिए है क्योंकि वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेतृत्व है जो सब जगह स्वीकार्य है, इसलिए वो राजनीति उन्होंने उस तरह रखी। लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से दूरी रखी तो उनको अल्पसंख्यकों का मत मिलता रहा, इसलिए वो 2005 के चुनाव, 2010 के चुनाव तक उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो 2015 के चुनाव के पहले आने की स्थिति में आए, उनको समझौता आरजेडी के साथ करना पड़ा, उनको महागठबंधन बनाना पड़ा, क्योंकि उनको भी समझ में आता रहा कि उनके अपने वोट बैंक से काम नहीं चलेगा। इसलिए बहुत साफ तौर पर तमाम प्रयासों के बावजूद, और एआईएमआईएम का तो क्या है कि वो 4 सीट पर भी मान जाते सीमांचल, क्योंकि श्योर शॉर्ट सीट होती। लेकिन अब आप देखिए ना गणित, भाई किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, ये 3 लोकसभा सीट टेक्निकली कांग्रेस के पास है। अब किशनगंज में 67% मुस्लिम मतदाता है, कटिहार में करीब 42% और पूर्णिया में 37% है, अररिया में करीब 41% है। तो ये जो पूरा इलाका 24 सीटों का पूरा पॉकेट है, इसमें तो 100% स्ट्राइक वाली लड़ाई है। और इस बार चुनाव में नहीं, तो क्या लग रहा है कि 100% स्ट्राइक रेट जो है महागठबंधन का रहेगा? देखिए, अगर 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 जो है
विपक्ष की तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन किसी क्योंकि समीकरण के माध्यम क्योंकि इन वोटों को रोकने के लिए इकरा हसन को यहां से ले जाया गया समाजवादी पार्टी की। मैं इसीलिए कांग्रेस कह के रहा हूं। इमरान प्रताप गढ़ी वहां पर कैंपेन कर रहे थे। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल ये लोग रोक पाए? देखिए, मैं ये रोक पाए कि नहीं, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा जब आंकड़े आएंगे। लेकिन जो कोशिश है, और जो कोशिश है वो कामयाब होती हुई दिखाई पड़ रही है कि कहीं ना कहीं ओवैसी और उनकी राजनीति को एक तरीके से खोलने की कोशिश जो है वो इस बार बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इंडिया गठबंधन ने सीमांचल के अंदर कम से कम की है। इसीलिए आप इमरान प्रतापगढ़ी की सभाओं में ओवैसी से कम भीड़ नहीं रही है, शायद ज्यादा ही रही है कई सारी जगहों पर। हाँ, कई जगह इकरा हसन की सभाओं में भयंकर भीड़ रही है, और करीब करीब 61 सभाएं और रोड शो किए इमरान प्रतापगढ़ी ने खाली बिहार के अंदर। उसमें करीब 70% सीमांचल के आसपास के इलाकों में रहे, और सिर्फ उन्हीं की पोजीशनिंग नहीं हुई है। इकरा हसन, इमरान प्रतापगढ़ी, बावजूद इससे कि देखिए कटिहार के एमपी हैं तारिक अनवर, वो कांग्रेस पार्टी से नाराज थे क्योंकि उनके चहेतों को टिकट नहीं मिला। लेकिन फिर वो क्षतिपूर्ति पूरी होती है पूर्णिया में पप्पू यादव के सेटल होने के साथ, कि पप्पू यादव कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे थे, अपने चहेते उम्मीदवारों को वहां मौका दिला रहे थे। प्रियंका गांधी के साथ उनका अलाइनमेंट अच्छा है, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ उनका अलाइनमेंट अच्छा है, कन्हैया कुमार ने काफी सारी कैंपेनिंग इस इलाके में, सीमांचल के इलाके में की है। तो कोशिश ये रही कि बताने की कि भाई देखिए, ओवैसी साहब जहां मजबूत हैं वहां तो वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। जुबली हिल्स में चुनाव हो रहा है हैदराबाद के अंदर, वहां वो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रहे हैं, और वहां पर जो है ज्यादा बड़ी संख्या मुसलमानों की है, वहां वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। और वो सीमांचल में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर उनका न से है, न उनका वोट बैंक है, न उनकी बिहार में राजनीति है। और यही कह करके कि भाई देखिए, ओवैसी को तो सत्ता में आना नहीं है, ओवैसी को तो डिप्टी सीएम बनना नहीं है, सीएम बनना नहीं है, कोई भूमिका उनकी है नहीं, बिहार में उनका कोई जनाधार है नहीं, तो बिहार में उनको सीट देने का, समर्थन देने का क्या मतलब है। और इसलिए और यही बात जम्मू कश्मीर में भी एक बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां पर भी यही माहौल ओवैसी को लेकर के हो रहा है कि आप उन इलाकों में जहां आप प्रभावी हैं वहां तो आप बीजेपी को रोक नहीं पा रहे हैं, वहां तो आप उनके साथ इंटरेक्ट होकर के लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आप कश्मीर में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जाकर के आप जनाधार खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि आप बी टीम की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, और ये तोहमत जो है इसी का जवाब बार बार जो है वो आप देखिए कितना एग्रेसिव हो जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। कई बार तो बहुत कुछ बोल गए वो इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर के। उन्होंने कहा कि एक पार्षद का चुनाव नहीं जीता, अब ये मुझे बता रहा है कि मैं जो है वो क्या हूं और मुझे किस तरह से राजनीति करनी चाहिए। तो ये जो कमेंट एक्सचेंज है चल रहा, लेकिन ये बात सच है जैसे पांडे सर कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की एक्सेप्टेंस उस इलाके में किसी की तुलना में बहुत ज्यादा है। मैं आपके पास फिर लौटता हूं अवनीश जी। मैं ओंकारेश्वर जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा कि आखिर ओवैसी जो है हैदराबाद में चुनाव हो रहा है जुबली हिल्स में, वहां कांग्रेस के साथ खड़े हैं, वहां अपना कैंडिडेट ही नहीं दिए हैं, और यहां पर कांग्रेस और आरजेडी लड़ाई लड़ रही है बीजेपी से। तो यहां पर आप उतर रहे हैं 25 सीट पर आप चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये क्या ये मान लिया जाए कि ओवैसी पूरी तरीके से बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जो बात है उनके टिकटों का बंटवारा, जो उम्मीदवारों का चयन और जो उनका जो पॉलिटिकल प्रहार होता है, उसमें आप देख लीजिए कि वो ज़्यादातर इंडिया गठबंधन के लोगों पे और प्रहार करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन वहाँ की जनता जो उनको मैसेज दे रही है, जो एआईएम-आईएम से भी आवाज़ें उठ रही हैं, वो अपना मुकाबला जेडीयू से मान रहे हैं। देखिए अरे हुआ क्या था, यही इंटरेस्टिंग है कि हाँ, उतारा गया जनसुराज को, प्रशांत किशोर को, कि वो इंडिया गठबंधन के वोट काटेंगे। हाँ, और जाहिर है आप उतरेंगे तो विपक्ष में जो भी सब कुछ जितनी अपोजिट पार्टीज आपके हैं, जितने प्रतिद्वंदी पार्टियां, सबके खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने भाजपा के खिलाफ इतना बोल दिया कि भाजपा की पूरी लीडरशिप को ध्वस्त कर दिया। अब जितने महत्वपूर्ण 4 लोग थे, इतने गंभीर आरोप लगा दिए कि अब जनता तो छोड़िए, उन्हीं की पार्टी के आरके सिंह पूछ रहे हैं, और आरके सिंह कोई मामूली चीज नहीं है। केंद्रीय गृह सचिव रहे, 2 बार सांसद रहे, मंत्री रहे और बड़े गंभीर नेता माने जाते हैं। उन्होंने सवाल कर दिया कि भैया जवाब दो सम्राट चौधरी,
कि तुम्हारे ऊपर आरोप जो है मर्डर का भी है और तुम्हारे डिग्री का भी है, तो वो कह रहे हैं एफिडेविट दे दिया है। एफिडेविट भी ठीक से नहीं बोल पा रहे, एफिडेविट दे दिया है। तो ये बात उठा दिलीप जायसवाल पर, अशोक चौधरी पे, किसी पे 200 करोड़, किसी पे कॉलेज का। तो उन्होंने तो जन सुराज ने जो काम करना था, जो बीजेपी ने जिस काम को सोच के उनको बी टीम के रूप में उतारा था कि ये लोग उसको उसके वोटों को काटेंगे इंडिया गठबंधन के, हुआ उल्टा। उन्होंने बीजेपी के वोट काटे हैं। दूसरा, एआईएमआईएम को भी उतारा तो गया है इसलिए ताकि वो आरजेडी को रोकें, लेकिन हो ये रहा है कि वो जेडीयू के वोट काट रहे हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प इस बार लड़ाई हो रही है और इसका फ्रस्ट्रेशन जो है उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे और बाकी जगहों पे दिखा। कई जगह और भी इंटरेस्टिंग है, एआईएमआईएम के कई कैंडिडेट्स या भावी कैंडिडेट्स को जो एआईएमआईएम के लीडर्स थे उनको जनसुराज ने टिकट दे दिया है। तो जनसुराज वहां पर इन सीमांचल के इलाकों में वो एआईएमआईएम का वोट काट रहा है। तो गड़बड़ पूरी की पूरी स्थिति हो गई है। उधर का खेमा जो इंडिया गठबंधन का खेमा है वो इंटैक्ट दिख रहा है। वहां राहुल गांधी भी खड़े हैं, वहां तेजस्वी यादव खड़े हैं, लीडरशिप का कोई प्रश्न नहीं है, लीडरशिप साफ साफ कर दिया गया है। दूसरा, मुकेश सहनी से लेके और जो कह दिया उसने और कहा कि हम तो 2-3 और लोगों को रखेंगे डिप्टी सीएम। फिर पप्पू यादव से जो डिफरेंसेस थे वो भी पब्लिक में दूर किए हैं। तो दे आर नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड, आप कह सकते हैं। और इधर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आप भले कह दें कि मुसलमान को क्यों नहीं बनाते हो, तो भैया शाहनवाज हुसैन उसी इलाके से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्यों नहीं बीजेपी और जेडीयू मिलके उसको सीएम कैंडिडेट घोषित कर देती है। पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं। तो लोगों को ये लग रहा है कि इस तरफ जितना कंफ्यूजन है उतना कंफ्यूजन उधर नहीं है, और इधर कोई भरोसा नहीं है। अभी कल परसों उनका अमित शाह जी का स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं 160 सीटें जीतेंगे, भाजपा सरकार बनाएगी, एनडीए नहीं, भाजपा सरकार बनाएगी। तो आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमने एनडीए मतलब जेडीयू को बाहर कर दिया। उधर ललन सिंह के कुछ नए पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा माहौल बना है, और उस कंफ्यूजन में एक चीज स्पष्ट दिख रही है कि जो वोटों की चोरी का मसला राहुल गांधी ने वहां से लेके हरियाणा फाइल्स तक उठाया, दिल्ली तक उठाया, वो गूंज अभी बरकरार है। एसआईआर जिस मुद्दे पे चुनाव आयोग ने किया वह स्पष्ट नहीं कर पाए कि आप वोटों को काट जोड़ रहे हैं, उसके पीछे आपका जेन्युइन मकसद क्या है, रीजन क्या है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि मतदाता सूची शुद्ध करने के लिए किया गया, तो सूची शुद्ध करने के बाद एक भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए ना। हम जीरो एरर के युग में जी रहे हैं ना। करोड़ों करोड़ बल्ब निकलते हैं, एक भी फ्यूज नहीं आता घर में। आज आप करोड़ों लोग एक साथ यूपीआई पे पेमेंट करते हैं, पेटीएम पे, किसी का भी गड़बड़ नहीं होता। उस एज में आपके एसआईआर करने के बाद रिपोर्टर्स कलेक्टिव कहता है कि 1 करोड़ डाटा गड़बड़ है। वो कहता है इतने लोगों में फादर फादर मदर मदर नाम लिखा हुआ है। तो एक भी गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि आपने शुद्ध करने की बजाय उसमें आप अपना राजनीतिक खेल खेल रहे हैं कि किसके वोट काटने हैं और किसके वोट जोड़ने हैं। ये जो हुआ है ये अविश्वास का माहौल। और आप सोचिए, जिस आधार कार्ड को कहा गया कि मेरा आधार मेरी पहचान, अब आपने उसके पीछे कानून में क्या लिख रखा है, आम आदमी हमारे आपके जैसे को पता नहीं है कि वो क्या है। सब जगह जाइए, आप पासपोर्ट लेने जाइए तो कहता आधार लाइए, एडमिशन लेने जाइए तो कहता आधार लाइए, कोई आप किसी फेसबुक पे किसी पे भी जाइए तो कहता आधार लाइए, अकाउंट खोलने जाइए तो कहता आधार लाइए। चुनाव देने में, चुनाव में, मतदान में आपने कहा कि नहीं, आधार जो है वाजिब जो है आपके पहचान पत्र नहीं है, ये मताधिकार का पहचान पत्र नहीं है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, आपकी पहचान का भी प्रमाण पत्र नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं इसको आपको शामिल करना पड़ा और आपने 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी से कैटेगोरिकल सवाल पूछा गया कि अच्छा आप ये बता दीजिए कि चूंकि आपने स्वीकार कर लिया है सर्वोच्च न्यायालय के कहने पे, आधार के आधार पर कितने मतदाता जुड़े जो काटे गए थे। एक लाइन वो जवाब नहीं दे पाए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ और है, हमने मौखिक माना कुछ और है और किया कुछ और है।
ये जो अविश्वास है, ये इस बार लोगों को, आम मतदाताओं को वो अपनी दिशा तय करने के लिए वो मजबूर कर रहा है, और उसने जो है मन बना लिया है बिहार के मतदाताओं ने कि उसे क्या करना है। जी, उसे क्या करना है। मैं अवनीश जी, जो बात अभी पांडे जी ने कही, बहुत अच्छी बात कही कि बिहार में के जो लोग हैं वो ये समझ चुके हैं, वो मन बना चुके हैं कि उन्हें क्या करना है। और जिस तरीके से वोट में जो गड़बड़ी हुई, वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया और एसआईआर में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, अभी तक उसका क्लेरिफिकेशन नहीं चुनाव आयोग दे पा रहा है। तो क्या बिहार के लोगों की ये दिमाग में है कि उनका वोट जो है चुनाव आयोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जिसको वो दे रहे हैं उसको नहीं पहुंच रहा है, किसी और पार्टी को पहुंच रहा है, और इसको लेकर के वो चिंतित है और बड़ी संख्या में वोट कर रहा है। इस वजह से 8.5% का इंक्रीज हुआ है क्या? ये देखिए, कहा जा रहा है करीब 3.7% जो मतदान बढ़ा है, मतलब बढ़ा तो और ज्यादा है, पर इतना जो मतदान नहीं, मैं 3.7% वो आंकड़ा बता रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा एसआईआर की वजह से बढ़ा है। हाँ हाँ, हो सकता है। एक बात कही जा रही है कि एसआईआर की वजह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे ज्यादा कि हम इस बात को सोचें कि एसआईआर में नाम कट गया या हमको वोट नहीं डालने दिया जाएगा या हमारे राइट्स पर कुठाराघात हो रहा है और इसलिए हमको ये वोट डालना है या हमको सरकार बदलनी है, इससे ज्यादा जो चीज काम कर रही है, जो करंट काम कर रहा है बिहार के अंदर, वो ये है कि हमको सरकार हर हाल में बदलनी है। और वो पहले फेज में दिखाई पड़ा है। उसमें दो चीजें हैं, उसका दो उदाहरण है। एक उदाहरण तो ये है कि मतदान की लंबी लंबी कतारें, और उनका नतीजा है कि वोटिंग परसेंटेज इतना व्यापक तौर पर बढ़ा है। हालांकि अभी भी जो चुनाव आयोग का वो जो अंतिम वाली मतदान प्रतिशत वाली जो आजकल चमत्कारी प्रतिशत आता है, वो अभी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। आ गया 0.44%। वो एक दो पन्ने का जो उन्होंने घोषित किया था, अगर आपको हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव याद हो तो उन्होंने उसको भी रिवाइज किया, एक बार नहीं दो बार रिवाइज किया। खैर, इससे भी आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि पोलिंग बूथ्स पर, और मुझे खासतौर पर यूपी बिहार की सीमा से जुड़े हुए जिलों का जो फीडबैक आया है कि वहां पर किसी भी प्रकार से मतदान के अंदर सख्ती नहीं की गई। हाँ, सख्ती का मतलब प्रशासनिक सख्ती जो होती है वो सख्ती नहीं हुई है। बुरकों में जो मतदाता आए उनको चेक नहीं किया गया, उनको जबरन रोकने की कोशिश नहीं हुई, उनको प्रभावित करने की या मजरों में गांवों में रोकने की कोशिश नहीं हुई है। जेडीयू के या बीजेपी के या एनडीए के जो दबंग प्रत्याशी थे, आपने लखीसराय में भी एक तस्वीर देखी, डिप्टी सीएम की खुद, प्रशासन पर वो उस तरह का दबाव नहीं बना पा रहे थे जिस दबाव से वो चुनाव को प्रभावित कर सके। तो एक तरीके से आप ये कहिए कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि शायद पब्लिक मूड ऐसा था और वोटिंग पैटर्न ऐसा था। और सुरक्षा बल में कौन काम करता है? ठीक है कि केंद्रीय बल भी बहुत बड़ी संख्या में गया, पर स्थानीय बल भी कौन होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, मैं और आप जानते हैं कि उनकी राजनीतिक भूमिका बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगती है। उनको लगने लगता है कि एक सरकार क्या कुछ दिया उनके बच्चों को, उनके परिवार को, क्या कुछ कौन सी सरकार दे सकती है, तो वो उदासीन होते हैं। इससे ज्यादा जो उदासीन हुआ है वो कार्यकर्ता हुआ, क्योंकि उसको ये लगता है, बीजेपी के कार्यकर्ता को लगता है कि पता नहीं, हम तो सत्ता में डायरेक्ट कभी आएंगे ही नहीं, हम अगर ज्यादा सीट भी पा जाएंगे तो ये चिराग पासवान को, किसी नीतीश कुमार को सीएम बना देंगे, हमारे आदमी को सीएम भी नहीं बनाएंगे, तो हमारा कार्यकर्ता चेयरमैन नहीं बनेगा, हमारा कार्यकर्ता एमएलसी एमपी नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो वो 50-50 हो जाए। तो हम जब यहाँ ज्यादा जनाधार रखते हैं पर हमको अधिकार 50-50 वाला मिल जाता है, तो इससे वो खुद को उपेक्षित महसूस करता है और बहुत सारे जिलों में संगठन इससे प्रभावित होता है। जेडीयू के साथ भी यही है। और एक इंटरेस्टिंग गेम, जो जैसे अभी पांडे जी बता रहे थे कि पीके का जो फैक्टर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, जो मुझे जानकारी है वो पीके का फैक्टर बहुत प्लान्ड वे में काम कर रहा है। ये एक अंधेरा सामने रखने की कोशिश हुई कि पीके जो है वो पहले महागठबंधन का नुकसान पहुंचाने के लिए हैं और फिर वो बीजेपी की तरफ से शायद जेडीयू को लिमिटेड करेंगे, क्योंकि जेडीयू के साथ उनके डिफरेंसेस ज्यादा थे। लेकिन हुआ नहीं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, वो खेल कह भी रहे हैं कि 25 सीट से ज्यादा जेडीयू नहीं जीतेगी, वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन खेल खुलता गया उनका। और खेल क्या खुलता गया, मुझे किसी
बहुत ही सीनियर अधिकारी ने जो बिहार में काम करते हैं, उन्होंने बात कही कि पीके और जेडीयू के सोर्सेज में इलेक्शन की पोलिंग से काफी पहले एक अच्छी मुलाकात हुई, इनफैक्ट कैंडिडेट्स के नोटिफिकेशन से भी पहले। और अगर आप कैंडिडेट्स की दोनों की लिस्ट उठा करके देखेंगे, क्योंकि ये कहा भी जा रहा था कि जब कैंडिडेट की लिस्ट आएगी प्रशांत किशोर की, तब जाकर के ज्यादा अच्छी तरह से खुलेगा खेल कि ये वास्तव में महागठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या एनडीए को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वैसे वो नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं? नहीं, मैं वही बता रहा हूं आपको। तो खेल क्या खुला, महागठबंधन को तो वो कहीं नुकसान नहीं पहुंचाने, वो शायद एक सीट या 2 सीट होगी जिस पर कहीं टेक्निकली उनका उम्मीदवार बेहतर कर रहा होगा और महागठबंधन से क्लैश हो जाए, पर 2 से ज्यादा तीसरी सीट नहीं कोई होगी। लेकिन वो जेडीयू की मदद कर रहे हैं, उनके कैंडिडेटों का सिलेक्शन जेडीयू की मदद कर रहा है, और ये आंकड़े ये बता रहे हैं, और बिहार का जो आंकलन भी निकल करके पहले फेज के बाद से आ रहा है, जेडीयू प्रशांत किशोर की मदद से ही और अपने इंटैक्ट मतदाता की मदद से वो 50 का आंकड़ा पार कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि वो बीजेपी के बराबर पहुंच जाए, यानी बीजेपी कम हो और जेडीयू बढ़ जाए, जेडीयू बढ़ जाए, प्रशांत किशोर की बड़ी कृपा होगी। अब आप देखिए ना, प्रशांत किशोर ने जब हमला करना शुरू किया मंत्रियों के खिलाफ, तो पहला हमला किया था अशोक चौधरी पर। अशोक चौधरी पर हमला करने के बाद क्या उन्होंने जेडीयू कोटे के किसी व्यक्ति पर हमला किया? नीतीश कुमार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मनीष वर्मा पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाया, उन्होंने जो है श्रवण कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाया, विजय चौधरी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जमा खान पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनके निशाने पर बीजेपी के नेता एक के बाद एक होते गए। मंगल पांडे हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, जायसवाल साहब हो गए जो उनके अध्यक्ष हैं, एक के बाद एक उन्होंने बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा। वो निशाना नहीं रुका। तो और कैंडिडेट भी जो उनके हैं वो शहरी क्षेत्रों में, जो शहर या कस्बाई क्षेत्र हैं जहां पर शहरी मतदाता थोड़ा बेहतर है, बीजेपी वहां बेहतर कर सकती है, वहां उन्होंने थोड़े बेहतर उम्मीदवार खड़े कर दिए और वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये गणित निकाल करके, मतलब ये जो असेसमेंट निकाल के लाता है कि प्रशांत किशोर एक्चुअली बीजेपी के बी टीम के रूप में नहीं काम कर रहे थे, वो विद इन एनडीए जेडीयू की मदद कर रहे थे और बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे थे। और यही नहीं, जेडीयू की उस स्ट्रेटजी में भी शामिल थे जहां जेडीयू ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं और यहां तक कि प्रशासनिक अमले को भी इनडायरेक्टली ये संदेश देने की कोशिश की है कि चिराग पासवान को लिमिटेड करना है, क्योंकि इसी की वजह से 2020 में हम लिमिटेड हो गए थे और इसीलिए चिराग हो गए। बिल्कुल पड़ रहा है। बड़ी अच्छी चर्चा रही और आज जो है पहली बार ये खुलासा हुआ, ओंकारेश्वर जी ने भी किया और अवनीश जी ने भी किया, कि आखिर पीके का जो फैक्टर है वो है किधर। और दोनों की लाइन एक थी कि पीके का फैक्टर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। बीजेपी के लिए आए वो जरूर थे, चर्चा ऐसी चल रही थी कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन वो दरअसल बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे थे। बहरहाल कल वोटिंग है और कल पता चल जाएगा कि आखिर कल भी क्या 8.5% वोट का इंक्रीज होता है या फिर कुछ कम रहता है या उससे ज्यादा लोग मतदान करते हैं और ये जो परसेंटेज है ये बढ़ोतरी का और ज्यादा होता है। और हम ये देखेंगे कि सीमांचल में ओवैसी क्या कोई नुकसान कर पाते हैं या फिर ऐसे इस बार हवाई निकल करके रह जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी, और ओंकारेश्वर पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अवनीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की दोपहर की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कल हम फिर बात करेंगे, जब मतदान चल रहा होगा तो हम एक चर्चा आधे घंटे की रखेंगे और आप सभी उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।